हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है हिमालय वाला क्षेत्र या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है उत्तर के विशाल मैदान, ये मैदानी क्षेत्र है। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, जो कि एक पठारी क्षेत्र है। चौथा है आपका थार का मरुस्थल, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है। पांचवा है तटीय मैदान, जो कि समुद्र के किनारे वाले मैदानी भाग है। और छठा है द्वीप समूह, जिसमें हमें मुख्य रूप से पढ़ना होता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। तो भारत को कौन से 6 भागों में बांटा गया है, कौन से 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हमें मुख्य रूप से हिमालय पर्वत पढ़ना होता है। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, जो कि उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग है। तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार, जो कि मुख्यतः दक्षिण भारत में फैला हुआ है। चौथा है थार का मरुस्थल, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में फैला है। पांचवा है तटीय मैदान, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटों पर स्थित मैदान है। और छठा और अंतिम भौतिक प्रदेश है द्वीप समूह, जिसमें हमें मुख्य रूप से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को पढ़ना है। हमें एक एक करके इन 6 भौतिक प्रदेश को डिटेल में देखना है। आज की क्लास में हम पहला भौतिक प्रदेश जो है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, जो कि मुख्य रूप से हिमालय कहलाती है, उसके बारे में देखना है। हिमालय आप जैसा जानते ही होंगे कि उत्तर भारत में स्थित एक बहुत बड़े पहाड़ है। हिमालय की यदि लंबाई की बात की जाए तो ये 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला है। वहीं चौड़ाई इसकी कहीं 150 किलोमीटर है और कहीं 400 किलोमीटर है। चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है और जैसे जैसे आप पूर्व में जाओगे ये चौड़ाई घटती जाएगी, लेकिन ऊंचाई पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। हिमालय का निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ है और जिस युग में इसका निर्माण हुआ है उसे टर्सरी युग कहते हैं। उस युग में 2 प्लेटों के टकराने से इसके बीच में जो सागर था उसका मलबा ऊपर उठा और हिमालय का निर्माण हुआ। तो कौन सी 2 प्लेटें टकराई थी? एक तो आपकी यूरेशियन प्लेट और दूसरी दक्षिण से आती हुई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इनके बीच में 33 सागर का मलबा ऊपर उठा और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए 33 सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। अब हिमालय का यदि भौगोलिक वर्गीकरण की बात की जाए तो हिमालय को 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है महान हिमालय, या जिसे मुख्य हिमालय कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ इसके नाम है। जो दूसरी पर्वतीय श्रेणी है हिमालय की ही, वो लघु हिमालय कहलाता है, या उसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और तीसरी जो हिमालय की श्रेणी है वो है बाह्य हिमालय, या मुख्य रूप से उसे शिवालिक कहा जाता है। बात करें यदि महान हिमालय की, यानी कि सबसे उत्तरी हिमालय की, तो ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और ये लगातार चलने वाली पर्वत श्रृंखला है। अगर दूसरी श्रेणी की बात की जाए जो कि है लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, तो ये हिमालय की सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला है। मतलब ये महान हिमालय की तरह लगातार वाली नहीं है। महान हिमालय और लघु हिमालय दोनों मैन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग हुए थे। ये क्वेश्चन बार बार आपके अलग अलग एग्जामों में पूछा जा रहा है। तीसरी है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है और शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कुछ लंबवत घाटियां मिलती हैं, जिसे दून कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आपके अलग अलग एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है कि दून किसे कहते हैं। तो दून लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित लंबवत घाटियों को कहा जाता है। हिमालय की ये तीनों ही पर्वत श्रेणियां नंगा पर्वत से शुरू होती है पश्चिम में और पूर्व में नामचा बारवा तक जाती है। हमने क्या चीज देखी कि उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला जो कि मुख्य रूप से हिमालय पर्वत है वो युवा और नवीन है,
टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ है और चूंकि दो चट्टानों के टकराने से हुआ है इसलिए इसे वलित पर्वत भी कहते हैं। कौन सी दो प्लेटों के टकराने से हुआ है? भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से, और इनके बीच में स्थित तैतीस सागर का मलबा ऊपर उठा, इसलिए तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहते हैं। लंबाई 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर है। चौड़ाई जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है और ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। दो तीखे मोड़ है हिमालय में, मतलब कि हिमालय ऐसे जा रहा है तो यहां तीखे मोड़ मिलेंगे, एक तो नंगा पर्वत के पास और एक पूर्व में नामचा बारवा के पास। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण हमने देख लिया कि हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय को मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, वृहत हिमालय, हिमाद्री और केंद्रीय अक्षर श्रेणी भी कहा जाता है। एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में इनके नाम भी पूछे गए हैं। लघु हिमालय को भी मध्य हिमालय, निम्न हिमालय और हिमाचल हिमालय कहा जाता है और शिवालिक हिमालय को बाह्य और उप हिमालय भी कहा जाता है। महान हिमालय की हम बात कर चुके हैं कि यह सबसे ऊंची और सबसे लगातार चलने वाली श्रृंखला है, प्लस ये सिंधु नदी के मोड़ से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक जाती है महान हिमालय। दूसरा है लघु हिमालय, जो कि हिमालय की सबसे कटी छटी पर्वत श्रृंखला है और महान हिमालय से ये लघु हिमालय मैन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग हुआ था। अब इस लघु हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम है या यूं कहो कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे कि पहली पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। दूसरी है आपकी धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। तीसरी है नाग टिब्बा जो उत्तराखंड में मिलेगी और चौथी पर्वत श्रेणी है महाभारत जो कि नेपाल में मिलेगी। तीसरी हिमालय की श्रेणी है शिवालिक, ये हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। प्लस शिवालिक और जो लघु हिमालय है उसके बीच में कुछ लंबवत घाटियां पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जैसे हिमालय का ये भौगोलिक वर्गीकरण किया है महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में, उसी प्रकार हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण भी किया जा सकता है जो कि मुख्य रूप से नदियों द्वारा, 5 नदियों द्वारा किया गया है। कौन कौन सी 5 नदियां हैं? सबसे पश्चिम में सिंधु, फिर सतलज, फिर काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियां। इन 5 नदियों द्वारा हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि कश्मीर हिमालय जो कि सिंधु और सतलज के बीच में है। कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी कहा जा सकता है। सतलुज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय आता है। काली और तिस्ता के बीच में केंद्रीय हिमालय या नेपाल हिमालय आता है और तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में पूर्वी हिमालय या असम हिमालय भी आता है। तो हिमालय के क्षेत्रीय वर्गीकरण को 4 भागों में बांटा जा सकता है: कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है और इसमें कारेवा नामक झीलीय निक्षेप मिलते हैं, मतलब झीलों में मिट्टी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे कह सकते हैं। और ये कारेवा जो है वो जाफरान जो कि एक प्रकार की केसर होती है उसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली के बीच में मिलेंगे और इसमें गंगोत्री और यमुनोत्री नामक फेमस स्थल मिलेंगे आपको। नेपाल हिमालय तीसरा क्षेत्रीय वर्गीकरण जो कि काली और तिस्ता के बीच में है और चौथा असम हिमालय जो कि तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में स्थित है। हिमालय की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां हमें पता होनी चाहिए एग्जाम की दृष्टि से, जैसे कि हमें टोटल 8-9 चोटियां हमें पता होनी चाहिए। पूर्व से शुरू करेंगे। पूर्व में आपको मिलेगा नंगा पर्वत, उसके बाद एक पर्वत मिलेगा K2, लेकिन वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय अभी हम बात करेंगे। तो नंगा पर्वत, फिर उत्तराखंड में आ जाओ कामेट और नंदा देवी, फिर आपको नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट मिलेंगे। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट करीब 8,848 मीटर से लेकर 8,849 मीटर तक है। फिर आपको भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा मिलेगी और सबसे पूर्व में नामचा बारवा मिलेगी।
तो इन 8-9 चोटियों के बारे में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये कौन से देश में है और इनकी ऊंचाई कितनी है। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ध्यान देने लायक बात यह है कि माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, यह नेपाल में है। हिमालय में तो है लेकिन भारत में नहीं है। फिर है कंचनजंगा जो भारत में है और जिसकी ऊंचाई है 8,600 मीटर के आसपास, 8,598 एग्जैक्ट बोला जाए तो। तीसरी है मकालू जो नेपाल में मिलेगी और इसकी हाइट ये है। फिर है धौलागिरी, ये भी नेपाल में मिलेगी और इसकी हाइट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नंगा पर्वत ये भारत में मिलेगा लेकिन ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए ये डिस्प्यूटेड मामला है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा माना जाता है, इसलिए हम नंगा पर्वत को भारत में मानेंगे और इसकी हाइट 8,000 से 125 मीटर ज्यादा है। फिर है अन्नपूर्णा, ये भी नेपाल में मिलेगी। नंदा देवी ये भारत के उत्तराखंड में मिलेगी और इसकी हाइट है 78-17 मीटर। फिर है कामेट, यह भी भारत में मिलेगा, भारत के उत्तराखंड में, इसकी हाइट है 7,756 मीटर। फिर नामचा बारवा जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा और इसकी हाइट है 7,728 मीटर। इसमें यदि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो माउंट एवरेस्ट है और भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो कंचनजंगा है। एक चोटी अपनी रह गई है K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, लेकिन यह हिमालय में नहीं है, यह ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय क्या चीज है? ये हिमालय की ये जो 3 श्रेणियां हैं उसके उत्तर में भी जो पर्वत श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय कहलाती है। ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 4 पर्वत श्रेणियां हैं जो कि है काराकोरम, लद्दाख, जस्कार और कैलाश। इस काराकोरम में ही ये K2 या गॉडविन ऑस्टिन नामक की पर्वतमाला पाई जाती है जो कि माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरे नंबर की चोटी है। तो ट्रांस हिमालय जिसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, यह हिमालय के उत्तर में है। इसकी 4 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कार और कैलाश। काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, यह भी अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। काराकोरम में K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं वो एक बहुत ऊंची पर्वत चोटी पाई जाती है जिसकी हाइट है 8,611 मीटर और ये पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। तो भारत के भौतिक प्रदेशों में जो सबसे पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वत श्रृंखला जिसे हिमालय भी कहा जाता है, उसके बारे में एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें देखिए। भारत को मुख्य रूप से 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर में सबसे पहले आपको मिलेगा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है थार का मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान और छठा आपको मिलेगा द्वीप समूह। पहला भौतिक प्रदेश यानी कि उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जिसमें हम मुख्य रूप से हिमालय को पढ़ते हैं वो हम अपने पहले भाग में देख चुके हैं। आज दूसरे भाग में हम अपने बचे हुए 5 भौतिक प्रदेशों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो दूसरा भौतिक प्रदेश है जिसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान। ये उत्तर का विशाल मैदान आपको पंजाब से लेकर असम तक देखने को मिलेगा। इस उत्तर के विशाल मैदान को गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मैदान भी कहते हैं क्योंकि इन नदियों और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए मलबे से मिलकर ही बना है ये उत्तर का विशाल मैदान। ये इतना लंबा चौड़ा है कि इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर के विशाल मैदान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, भाबर, तराई और तीसरा भाग है खादर और बांगर। भाबर आपको मिलेगा जब शिवालिक की पहाड़ियों से नदियां नीचे मैदान की तरफ आएगी, वहां भाबर मिल जाएगा। भाबर मतलब क्या होता है कि जब नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से मैदान की तरफ आती है तब उसकी गति धीरे हो जाती है और गति धीरे होने की वजह से वो अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थरों को वहीं इकट्ठा कर देती है। कंकड़ पत्थर वहीं इकट्ठा हो जाने से नदियां आपको विलुप्त दिखेगी, मतलब दिखेगी ही नहीं, इसलिए इस क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। दूसरा है तराई।
तराई क्षेत्र में नदियां वापस आपको देखने को मिल जाएगी, वापस ये धरातल पर पुनः प्रकट हो जाएगी। ये एक दलदली क्षेत्र है और यहां पर वनस्पति आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी भाबर के दक्षिण में। तीसरा है खादर और बांगर। खादर और बांगर नदियों के आसपास का क्षेत्र है, नदियों के एकदम पास का क्षेत्र जहां पर नदियां एकदम नई मिट्टी बिछा देती है उसे खादर कहते हैं। वहीं इस खादर के और आसपास वाला क्षेत्र जहां पर पुरानी मिट्टी मिलेगी वो बांगर कहलाता है। तो उत्तर के विशाल मैदान के बारे में हमें क्या क्या चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से पता होनी चाहिए, एक बार फास्ट देखेंगे कि इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, भाबर, तराई, खादर और बांगर। भाबर क्या होता है? यह शिवालिक की तलहटी में है, मतलब शिवालिक के एकदम सटे हुए इलाके में है। चूंकि ढाल में अचानक कमी आ जाती है तो नदियां अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थर को यहां इकट्ठा कर देती है। इसकी वजह से नदी हमें दिखती ही नहीं है, नदी विलुप्त हो जाती है। भाबर के ही दक्षिण में आपको मिलेगा तराई, जहां पर नदियां धरातल पर पुनः प्रकट हो जाती है और यह दलदली क्षेत्र है, यहां पर बहुत ज्यादा वनस्पति देखने को मिलेगी। तीसरा है खादर और बांगर। खादर और बांगर में अंतर क्या है? खादर नई मिट्टी वाला क्षेत्र है, वहीं बांगर पुरानी मिट्टी वाला क्षेत्र है। खादर में नदी की बाढ़ सीमा वाला मिट्टी पाई जाती है, वहीं बांगर नदी की बाढ़ सीमा से बाहर वाला क्षेत्र कहलाता है। चूंकि खादर में हर वर्ष नई मिट्टी आती रहती है, इसलिए यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे भौतिक प्रदेश की तरफ। तीसरा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कहां देखने को मिलेगा? यह जो पीला वाला क्षेत्र है जो कि एक त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए हैं और भारत के दक्षिण में है, यही है आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यह आपके अलग अलग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार किसका हिस्सा था। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक दक्षिण में दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में यह मध्य उच्च भूमि कहलाती है। पहले हम देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यह भी एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति का क्षेत्र है और यहां पर काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है जो कि कपास की फसल के लिए बहुत उपयोगी रहती है। दक्कन के पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पश्चिम में पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिम के पर्वतमाला, पूर्व में पूर्वी घाट यानी कि पूर्व की पर्वतमाला और उत्तर में आपको मिलेगा सतपुड़ा। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से रिलेटेड हमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए इनके अंतर जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। पश्चिमी घाट की हाइट ज्यादा है यानी कि ये ऊंचे पहाड़ है, वहीं पूर्वी घाट थोड़े से छोटे पहाड़ है। पश्चिमी घाट की हाइट उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेगी, वहीं पूर्वी घाट की हाइट जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती दिखेगी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन क्षेत्र नीलगिरी है। पश्चिमी घाट को भी 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सह्याद्री किसे कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। सह्याद्री पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, तो वो कौन से राज्य में स्थित है? वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। नीचे कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी कहा जाता है। केरल में इसे अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा भाग, प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भाग है मध्य उच्च भूमि। मध्य उच्च भूमि में मुख्य रूप से आपको अरावली मिलेगी, विंध्याचल श्रेणी मिलेगी, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और उत्तरी पूर्वी भारत में आपको मिलेगा मेघालय का पठार, जिसे कार्बी एंगलोंग भी कहा जाता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ये जो मेघालय का पठार है या कार्बी एंगलोंग है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है कि नहीं, तो बिल्कुल प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, लेकिन वो प्रायद्वीपीय पठार से किसके द्वारा अलग हुआ, तो आपको जवाब देना है मालदा गैप द्वारा अलग हुआ। प्लस मेघालय के पठार पे 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियां मिलेगी, गारो,
खासी और जयंतिया, और इसी मेघालय के पठार पे स्थित है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र, यानी कि मौसिनराम। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमें क्या क्या चीजें जानकारी है, एक बार फास्ट वापस से रिवाइज करते हैं कि यह अनियमित त्रिभुजाकार आकृति है जो कि ऊपर से चौड़ा है और दक्षिण में संकीर्ण है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा जा सकता है, दक्कन का पठार और मध्य उच्च भूमि। दोनों को एक एक करके वापस रिवाइज करते हैं। दक्कन का पठार, इसकी भी त्रिभुजाकार आकृति थी और इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, और जो कि कपास की फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। अब यहां पर काली मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि आग्नेय चट्टानों का अपरदन हुआ था, उस वजह से काली मिट्टी बनी। तो किन चट्टानों के अपरदन से काली मिट्टी बनी है? आग्नेय चट्टानों के अपरदन से बनी है। इसके तीन प्रमुख भाग है, एक तो उत्तर में सतपुड़ा, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या क्या अंतर है हमें एग्जाम के लिए देखना है। पश्चिमी घाट ये निरंतर पहाड़ियां हैं, मतलब इनमें बीच में गैप नहीं है। वहीं पूर्वी घाट ये लगातार नहीं है, इनमें बीच में गैप है, क्योंकि दक्षिणी भारत की बहुत सी नदियां इनको काटते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नदियों द्वारा कटाव के कारण पूर्वी घाट असंतत है, लगातार नहीं है। पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचे हैं, ऊंचाई अधिक है, पूर्वी घाटों की ऊंचाई थोड़ी कम है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, वहीं पूर्वी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर कम होंगे, इनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। पश्चिमी घाट में बारिश ज्यादा होती है, वहीं पूर्वी घाट में बारिश कम होती है। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला है। यह इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आईएएस के एग्जाम में भी देखने को मिला है हमें। कौन कौन से 6 राज्य हैं? गुजरात से लेकर तमिलनाडु के 6 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। वहीं पूर्वी घाट 5 राज्यों में फैले हैं। कौन कौन से? उड़ीसा से लेके आपको तमिलनाडु तक देखने को मिलेंगे। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां होता है? ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहां होता है मिलन? नीलगिरी में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों पे होता है। पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्रीय नाम है, जैसे कि महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी कहा जाता है, केरल में इसके 2 नाम है, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियां। यदि एग्जाम में कार्डामोम मिले तब भी आपको टिक करना है, क्योंकि कार्डामोम को ही हिंदी में इलायची कहा जाता है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय पठार का ही दूसरा भाग, मध्य उच्च भूमि। इसके कौन कौन से प्रमुख भाग है? एक तो है अरावली की पहाड़ियां, फिर आपको विंध्याचल देखने को मिलेगी, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। ये पांचों हिस्से मध्य उच्च भूमि के हिस्से हैं और मध्य उच्च भूमि खुद प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब मेघालय के पठार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मेघालय के पठार को कार्बी एंगलोंग भी कहा जाता है और यह प्रायद्वीपीय पठार से मालदा गैप द्वारा अलग हुआ था। ये प्रायद्वीपीय पठार से मालदा गैप द्वारा अलग हुआ था और मेघालय के पठार पे ही 3 इंपॉर्टेंट पहाड़ियां मिलती है, गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय के पठार पे मौसिनराम नामक की जगह पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। प्रायद्वीपीय पठार के कुछ इंपॉर्टेंट शिखर हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमें इन कौन कौन से शिखर हैं, कौन से पर्वत पे है, कौन से राज्य में है और कौन सी पर्वत श्रेणी पे है, ये याद होना चाहिए। और ये 5-6 ही पर्वत शिखर हैं, वो याद होने चाहिए। जैसे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुदी है। और अन्नामुदी कौन से पर्वत पे है? अन्नामलाई पे है। अन्नामलाई कौन सी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और राज्य कौन सा है? केरल है। यह तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो ही गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुदी
अन्नामलाई पे स्थित है, केरल राज्य में है और पश्चिमी घाट नामक पर्वत श्रेणी पर स्थित है। दूसरी है डोडा बेटा जो कि नीलगिरी पर स्थित है, यह भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है और राज्य मिलेगा आपको तमिलनाडु। एक है जिंदा गदा, जिंदा गदा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और यह आंध्र प्रदेश में है। फिर है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी आपको पूर्वी घाट में मिलेगी और राज्य आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। फिर है धूपगढ़, धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पर्वत आपको देखने को मिलेगा महादेव पर्वत और राज्य है मध्य प्रदेश। फिर है सद्भावना, सद्भावना विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है और राज्य है मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो कि राजस्थान राज्य में देखने को मिलेगी। तो ये जो टेबल है यहां से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो ये था आपका प्रायद्वीपीय पठार। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे भौतिक प्रदेश की तरफ जो कि है भारतीय मरुस्थल और जिसे हम मुख्य रूप से थार मरुस्थल के नाम से जाने जाते हैं। ये जो थार मरुस्थल है वो भारत के पश्चिमी राज्य राजस्थान में मिलता है और राजस्थान के भी पश्चिमी भाग में देखने को मिलेगा। यदि अरावली के रेस्पेक्ट में थार के मरुस्थल की स्थिति पूछी जाए तो अरावली के उत्तर पश्चिम में है, राजस्थान के पश्चिम में और अरावली के उत्तर पश्चिम में। यहां पर आपको वनस्पति बहुत कम देखने को मिलेगी और जितनी भी वनस्पति है लगभग सारी कटीली कांटों के रूप में है और सूखा क्षेत्र है और बहुत ज्यादा रेतीला क्षेत्र है। इसका कारण यह है कि यहां पर बारिश बहुत कम होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहां पर मुख्य रूप से आपको 2 स्थलाकृति देखने को मिलेगी, एक तो मरु उद्यान और दूसरा है बारखान। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बारखान क्या है, तो बारखान थार मरुस्थल का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको अर्धचंद्राकार टीले देखने को मिलेंगे। तो ये अर्धचंद्राकार टीले ही क्या है, बारखान। तो थार मरुस्थल के बारे में हमें एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में है और यदि अरावली के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम भाग में। यहां पर बारिश बहुत कम होती है, 15 सेंटीमीटर से भी कम, इसलिए यहां पर वनस्पति कम, कंटीली वनस्पतियां, सूखा क्षेत्र और रेत देखने को मिलती है। इसकी प्रमुख स्थलाकृतियां एक तो है मरु उद्यान और एक है बारखान। बारखान क्या होता है, बारखान थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीले, इस तरह के टीले देखने को मिलेंगे, बालू के टीले। तो यह था अपना चौथा भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल। 5वां भौतिक प्रदेश है तट्य मैदान। क्या होता है तट्य मैदान, तटों के आसपास यानी कि समुद्र के तटों के आसपास पाए जाने वाले मैदानी क्षेत्र क्या कहलाते हैं, तट्य मैदान। भारत में दक्षिण में जो दक्कन का पठार हमने देखा उसके दोनों तरफ आपको तट्य मैदान देखने को मिलेंगे। पश्चिम में पश्चिमी तट्य मैदान और पूर्व में पूर्वी तट्य मैदान। पश्चिमी तट्य मैदान जो है वो पानी में डूबा होने के कारण संकीर्ण है, कम चौड़ा है और कम चौड़ा होने के कारण यहां पर आपको बंदरगाह ज्यादा देखने को मिलेंगे। वहीं पूर्वी तट्य मैदान जो है वो जलमग्न नहीं है बल्कि उभरा हुआ है, ज्यादा चौड़ा है और यहां पर प्राकृतिक बंदरगाह कम देखने को मिलेंगे। पश्चिमी तट्य मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है, वहीं पूर्वी तट्य मैदान जो है वो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट्य मैदान को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि गुजरात में काठियावाड़, महाराष्ट्र में कोंकण, नीचे कर्नाटक में कन्नड़ या कैनरा और सबसे नीचे केरल में मालाबार का तट्य मैदान। वहीं पूर्वी तट्य मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, उत्कल का तट्य मैदान, उत्तरी सरकार या आंध्र तट्य मैदान और तीसरा है तमिलनाडु में कोरोमंडल
तटीय मैदान। तो तटीय मैदानों के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, एक बार देखते हैं। तटीय मैदान दक्कन के पठार के दोनों किनारों पर स्थित है। इसके दो भाग है, पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान। इन दोनों पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के बीच में अंतर क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान, जैसा कि हमने बात की, पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित है। वहीं पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान पानी में डूबा हुआ है, इसलिए कम चौड़ा है, और कम चौड़े होने की वजह से यहां पर बंदरगाह या पत्तन ज्यादा है। वहीं पूर्वी तटीय मैदान उभरा हुआ है, ज्यादा चौड़ा है, इसलिए यहां पर प्राकृतिक बंदरगाह या पत्तन बहुत कम देखने को मिलेंगे। पश्चिमी तटीय मैदान के 4 भाग है, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ या कैनरा और मालाबार। वहीं पूर्वी तटीय मैदान के 3 हिस्से हैं, उत्कल, उत्तरी सरकार या आंध्र तटीय मैदान, और तीसरा है कोरोमंडल। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कोरोमंडल तट कौन से राज्य में है, तो जवाब होगा तमिलनाडु। ठीक है, तो इस प्रकार हमें सारी चीजें याद रखते हुए चलना है। अब इन पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान पे कुछ प्रमुख बंदरगाह है जो हम मैप पर देख लेते हैं एक बार। पश्चिमी तटीय मैदान पर 6 प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह मतलब बड़े बंदरगाह, और पूर्वी तटीय मैदान पर भी 6 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात में कांडला, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कांडला पश्चिमी तटीय मैदान पर है या पूर्वी तटीय मैदान पर है और कौन से राज्य में है, तो कांडला पश्चिमी तटीय मैदान पर है और गुजरात राज्य में है। फिर महाराष्ट्र में मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये 2 पोर्ट देखने को मिलेंगे। फिर गोवा में मुर्मुगांव, नीचे कर्नाटक में न्यू मंगलुरु और केरल में कोच्चि। वहीं पूर्वी तटीय मैदान पर फिर 6 देखने को मिलेंगे, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, उड़ीसा में पैरादीप, नीचे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह देखने को मिलेंगे, एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरिन। तो सबसे ज्यादा बंदरगाह, सबसे ज्यादा प्रमुख बंदरगाह कौन से राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। तो इस तरह से हमें अलग अलग फैक्ट देखते हुए चलना है। वापस देख लेते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान पे प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? 6 हैं। गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, नीचे गोवा में 1 है, मुर्मुगांव या मर्मागांव, कर्नाटक में न्यू मंगलुरु या बेंगलुरु और केरल में कोच्चि। वहीं पूर्वी तटीय मैदान पर भी 6 प्रमुख बंदरगाह हैं, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, नीचे उड़ीसा में पैरादीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु में ये 3, एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरिन। तो ये थी अपने भौतिक प्रदेश तटीय मैदान की बात। अब हम आते हैं अपने अंतिम यानी कि छठे भौतिक प्रदेश की तरफ, जिसका नाम है द्वीप समूह। भारत में मुख्य रूप से 2 द्वीप समूह देखने को मिलेंगे, अरब सागर में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा आपको बंगाल की खाड़ी में। ये जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल भित्तियों से बना है। एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि लक्षद्वीप मुख्य रूप से किस चीजों से बना है, तो प्रवाल भित्तियों से बना है। वहीं अंडमान निकोबार जो है वो म्यांमार देश की जो पहाड़ियां हैं, अराकान योमा पहाड़ियां, उसी का एक डूबा हुआ क्षेत्र है। तो अंडमान निकोबार किसका क्षेत्र है? ये अराकान योमा पहाड़ियों का उभरा हुआ क्षेत्र है। लक्षद्वीप अरब सागर में और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। इनसे रिलेटेड हमें एग्जाम के लिए कौन कौन से पॉइंट पता होने चाहिए कि लक्षद्वीप अरब सागर में है और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बना है, वहीं अंडमान निकोबार जो है वो म्यांमार की अराकान योमा पहाड़ियों का ही विस्तार है, उसी का उभरा हुआ क्षेत्र है। लक्षद्वीप के अक्षांश और देशांतर विस्तार हमें पता होने चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश द्वीप समूह कौन सा? लक्षद्वीप। और 71 डिग्री से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन सा? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार का 6 डिग्री से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 से 94 पूर्वी देशांतर। इनको हम याद कर लेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। ये 8 से 12 है, ये 6 से 14 है, ये 71 से 74 है, ये 92 से 94 है। प्लस एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वो है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार का हिस्सा है और
ये दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब आज भी ये फटता रहता है। तो बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप है कहां पे? अंडमान निकोबार में स्थित है और ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये थे भारत के 6 भौतिक प्रदेश और इन 6 भौतिक प्रदेश से हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे और नदियों से रिलेटेड चैप्टर के बाद ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिले होंगी। मिशन ज्ञान के इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।